हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जाने हैं कि गौरव सर के द्वारा पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है और लगभग उनके द्वारा पॉलिटी समाप्त कर दी गई है। केवल 2 क्लासेस बची हैं, आज और कल की। तो उनके द्वारा जो भी पॉइंट्स छूट चुके हैं, उनके द्वारा जो नहीं पढ़ाए गए थे, उन बिंदुओं पे आज और कल के वीडियो में हम बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज और कल की क्लास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल, 17वीं लोकसभा के बारे में, कौन किसका मंत्री है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख संसदीय समितियां पढ़ेंगे, आपके आपके जो फंड है वो पढ़ेंगे, और बजट सत्र क्या है, मानसून सत्र क्या है, यानी संसद के सत्र के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, और नगर निकाय के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल की बात करें तो फ्रेंड्स, एक कैबिनेट मिशन आया गया था मार्च 1946 में, उसमें एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था 2 सितंबर 1946 को। तो वो जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था, जिसमें 15 सदस्य थे। उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो जो है स्वतंत्रता से पहले बनी थी। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल, जो कि इसमें कौन किसके मंत्री थे और कौन प्रधानमंत्री था, कौन गृह मंत्री था। यहाँ से क्वेश्चन जो है एसएससी के फेवरेट टॉपिक से, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें पहला आपको नोट करना है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, स्वतंत्र भारत के जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें जो है आपके प्रधानमंत्री थे, और विदेशी मामले जो है इन्हीं के अंतर्गत आता था, और ये जो है उपाध्यक्ष थे। तो पहले मंत्रिमंडल यानी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो आप कहेंगे अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष के बारे में आप नोट करेंगे जो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपाल, जिनको आप जानते होंगे कि वो जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। वो जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, और उपाध्यक्ष थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रधानमंत्री थे। और विदेशी मामले और जो वैज्ञानिक शोध था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत ही आता था। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें अध्यक्ष आपके सी राजगोपालाचारी थे, और उपाध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगली बात करें, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपके गृह मंत्री थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि पहले मंत्रिमंडल में कौन आपके गृह मंत्री थे, कौन रक्षा मंत्री थे, कौन विधि मंत्री थे, कौन शिक्षा मंत्री थे, कौन रेलवे मंत्री थे। तो ये जो है प्रभार आपके क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अभी इसके बाद हम 17वीं लोकसभा जो फिलहाल में चल रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि पहले मंत्रिमंडल जो बना था भारत के स्वतंत्र भारत की, उसमें विधि मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रक्षा मंत्री आपके सरदार बलदेव सिंह थे, और जो आपके भीमराव अंबेडकर हैं ये विधि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। शिक्षा मंत्री, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और अभी कौन शिक्षा मंत्री, तो आप धर्मेंद्र प्रधान, आप जानते हो कि फिलहाल में शिक्षा मंत्री हैं। और डॉक्टर जो आपके जॉन मैथाई हैं, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री अभी कौन है, अभी आप जानते होंगे कि जो आपके रेलवे और जो आपके मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव है। वो आपके फिलहाल में जो कि 17वीं लोकसभा के क्या है मंत्री हैं, वो रेल मंत्री हैं। और अभी जो पहला स्वतंत्र आपका जो बना था मंत्रिमंडल, उसमें जो है जॉन मैथाई रेलवे मंत्री थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सारी बातें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो पहले आपका मंत्रिमंडल था उसमें जॉन मैथाई थे। और राजकुमारी अमृता कौर, ये पहली महिला हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। पहली आपकी जो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पहली महिला कौन स्वास्थ्य मंत्री थी, तो राजकुमारी अमृता कौर, और ये पहले मंत्रिमंडल में क्या थी, ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और आपने पढ़ा था कि जो आपके संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, तो उसमें भी ये शामिल थी। और षणमुखम शेट्टी जो है ये वित्त मंत्री थे उस समय, और बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों ही। षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, और आपके जो श्रम मंत्री हैं वो बाबू जगजीवन राम थे। ये सारी बातें आपको नोट करना है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में हमने देखा। अब देख लेते हैं जो फिलहाल में जो 17वीं आपके लोकसभा के जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किसके पास कौन से प्रभार है। तो पीएम तो आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री हैं, और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किसके अधीन आता है, तो आपके उसके मंत्री जो है आपके अमित शाह के अंतर्गत, मतलब अमित शाह इसके मंत्री हैं। और
वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है और रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह है। अभी हमने बताया कि रक्षा मंत्री जो पहले वाले में थे सरदार बलदेव सिंह थे। बल था देव थे, यानी बल के पास, यानी ऐसे देव जिसके पास बल था तो वो रक्षा ही मंत्री होंगे। तो उसी प्रकार से आपको याद करना ट्रिक से, ताकि आपको याद रहे, ताकि क्वेश्चन में आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत ना हो। रक्षा मंत्री अभी फिलहाल में राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर ही हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। रेलवे मंत्री की बात करें तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और जल सिंह मंत्री जो है यानी जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अगला है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है। पर्यावरण मंत्री आपके भूपेंद्र यादव हैं। कानून मंत्री की बात करें तो अर्जुन मेघवाल हैं। अभी फिलहाल में इनको बनाया गया है। पहले जो था इनका किरण रिजिजू थे, उनको हटा के पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है और उनके स्थान पे अर्जुन मेघवाल को जो है कानून मंत्री बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री हमने बताया दिया भूपेंद्र यादव, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्रालय आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला बाल विकास जो मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और सड़क एवं राजमार्ग जो हैं इसके मंत्री नितिन गडकरी हैं। पशुपालन मंत्री जो है परसोत्तम रुपाला है, इनके बारे में आप नोट करिएगा, नितिन गडकरी के बारे में इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान है। मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्री है। जिनके मन में सुख है वही आपके, उनका स्वास्थ्य जिनका सही रहेगा उनके मन में सुख होगा, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य मंत्री है। अगला है आपका इम्पोर्टेंट है आपके आवास एवं मंत्री जो मंत्री हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है वो हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। तो महुआ इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश का वर्ड है महुआ। और आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है इसके मंत्री आपके हरदीप सिंह पुरी हैं। और उड़यन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा। खेल मंत्री के बारे में बात करें तो अनुराग ठाकुर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मंत्री हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले आपको जो मंत्रिमंडल है उसको भी याद करना है और जो अभी फिलहाल में 17वीं लोकसभा है इसके मंत्री कौन कौन क्या है, फिलहाल में कौन है, इसके बारे में भी आपको नोट कर लेना है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आपका कुछ फैक्ट जो है आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं आपके संसदीय समितियों के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अगला पॉइंट है आपका संसदीय समितियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, एक अस्थाई सदन होती है, एक स्थायी समितियाँ होती हैं, एक होती है अस्थायी समितियाँ। संसद में दो समितियाँ होती हैं, अस्थायी एक अस्थायी। तो ये दोनों जो है आपके प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, ये क्या है, अस्थायी समितियाँ हैं। और वित्तीय समितियाँ हैं, ये दोनों वित्तीय समिति के अंतर्गत आती है और अस्थायी समितियां हैं। तो प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और 30 के 30 क्या है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। और 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और सबसे बड़ी समिति है। और लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये भी आपको नोट करना है। और ये दोनों जो है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इनको जुड़वा बहन कहते हैं। सबसे पुरानी समिति पूछे तो लोक लेखा समिति ही लगाना है। सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति और सबसे बड़ी समिति आपके प्राक्कलन समिति। ये दोनों जो है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति जो है जुड़वा बहनें कहलाती हैं। और लोक लेखा जो समिति है वो CAG का मित्र और मार्गदर्शक कहलाता है। इसके बारे में हम पिछले क्लासेस पढ़ चुके हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो विपक्ष के आपके नेता होते हैं, यानी लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसको कौन चुनता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष इनको, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता को चुनते हैं कि कौन लोक लेखा के समिति के अध्यक्ष होंगे, तो वो होते हैं लोक लेखा, यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है और इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। यानी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का जो कार्य सदस्य हैं उनके कार्यकाल और अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल 1 साल होता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन लाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्षी दल के द्वारा लाए जाते हैं। और किसके खिलाफ लाया जाएगा, तो ये मंत्री परिषद और मंत्री के खिलाफ लाए जाते हैं। यानी सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है या फिर कहें सिंगल मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। अभी फिलहाल में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया था, वो भी क्या है, मंत्री ही हैं। और कहाँ लाया जाएगा, तो केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये आपको नोट करना है। और लाने के लिए एक शर्त है कि न्यूनतम आपकी 50 MP की आवश्यकता होनी है। अगर 50 MP की आवश्यकता इसमें न्यूनतम होती है, अगर इतना नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों से, लोकसभा से, तो वो ऐसा कहा जाता है कि अगर यह जो है
प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार बहुमत में नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी अगर एक मंत्री के खिलाफ बिल आ जाए तो भी आपको मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना, यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा, ये आपको नोट कर लेना है। तो अविश्वास प्रस्ताव होने के पश्चात क्या होता है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और अब देख लेते हैं फंड के बारे में, निधियाँ के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है संचित निधि, एक होता है आपके आकस्मिक निधि। तो संचित निधि हम पिछले क्लासेस पढ़े थे, जब आर्टिकल हमने बताया था उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 266 में इसका वर्णन किया गया है, कंसोलिडेटेड फंड इसको बोलते हैं। तो संचित निधि जो है इसको हम कंसोलिडेटेड पढ़ते हैं, जिसका आर्टिकल 266 है। और आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 में, इसको हम कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट कि किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, और भारत सरकार की जो आय है, व्यय है, विदेशी उधार है, किसमें रखा जाता है, तो संचित निधि दी जाती है। और धन निष्कासन के लिए, यानी कहें कि संचित निधि से अगर 1 रुपया भी आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 114 में इसका वर्णन किया गया है। और यह संसद के लोकसभा में लाया जाता है। जिस प्रकार आप धन, यानी जो ये आपका संचित निधि है, इससे अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा, जो केवल लोकसभा में, जैसे कि आप धन विधेयक पढ़ते होंगे, तो धन विधेयक प्रकार का ही एक प्रकार का ये विधेयक लाना पड़ता है। इसमें ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो इस पर किसका अधिकार होता है, तो संसद का अधिकार होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संचित निधि पे किसका अधिकार होता है, तो संसद का अधिकार होता है। और वहीं आकस्मिक निधि के बारे में बात करें तो आकस्मिक निधि पे जो है आपका राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और ये आपदा के समय इससे पैसे निकाले जाते हैं आकस्मिक निधि से, और इस पर जो है राष्ट्रपति का साइन होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के अंतर्गत ये आकस्मिक निधि रखा जाता है और आर्टिकल 267 में इसका वर्णन किया गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि संचित निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है, और इसका आर्टिकल कौन कौन सा है, 266, 267, सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अगला है संसद के सत्र के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ष में 2 सत्र जो है होना अनिवार्य है, क्योंकि इस 2 सत्र के मध्य जो है अधिकतम अंतराल जो है 6 माह हो सकता है। यानी कोई भी 2 सत्र है उसके जो है मध्य 6 महीना से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए समय का, ये आपको नोट कर लेना है। तो इसी वजह से एक वर्ष में जो है 2 सत्र होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 3 सत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका बजट सत्र, दूसरा आपका मानसून सत्र, तीसरा आपका शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है जनवरी से मई तक मतलब चलता है, और ये सबसे बड़ा सत्र है कहा जाता है, और सबसे पहला भी सत्र है। तो बजट सत्र के बारे में क्वेश्चन ये पूछता है, ये कब से कब चलता है, तो जनवरी से मई तक ये लगभग चलता है, और वर्ष का पहला सत्र है और सबसे बड़ा सत्र है। और सबसे छोटा पूछे तो शीतकालीन सत्र है, जो मई दिसंबर तक चलता है, यानी नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। नवंबर दिसंबर में लाया जाता है शीतकालीन सत्र, सबसे छोटा सत्र इसको माना जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो अनिवार्य रूप से संबोधित होना आवश्यक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो साल का जो पहला प्रथम सत्र होता है उसमें इनका संबोधन होता है, यानी अभिभाषण देते हैं। तो ये अनिवार्य रूप से जो है ये पहला जो सत्र होता है बजट सत्र, उसमें ये इनका संबोधन होगा, ये अनिवार्य इसमें कहा गया है। तो बजट सत्र में जो भी आपके राष्ट्रपति होते हैं वो उनके द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधन किया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है, और शीतकालीन हमने बताया कि नवंबर दिसंबर में लाया जाता है, और सबसे छोटा सत्र जो है शीतकालीन सत्र ही है। 3 सत्र है टोटल आपके, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और 2 सत्र जो भी आपके एक साल में न्यूनतम आपके 2 सत्र होने चाहिए, और क्योंकि जो है 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, ये आपको नोट करने है। नोट करके लिखें कि राष्ट्रपति का संबोधन 2 बार अनिवार्य रूप से होगा। एक तो पहला जो सत्र चले, यानी जब बजट सत्र शुरू हो तब, और चुनाव के बाद जो नई लोकसभा के दौरान, यानी जब भी नई लोकसभा चुन के आती है तो जो पहली बैठक होती है तो उस समय जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधन यानी अभिभाषण देते हैं। और एक जो है वर्ष का जब पहला सत्र यानी बजट सत्र जब शुरू होता है उसमें जो है अपना अभिभाषण देते हैं। तो 2 समय जो है राष्ट्रपति का संबोधन होना अनिवार्य रूप से, ऐसा कहा गया है। पहला जो है पहला सत्र में, और जब मतलब स्टार्टिंग होता है वर्ष का पहला सत्र उसमें अभिभाषण देंगे, जैसे कि बजट सत्र स्टार्ट होता है, और चुनाव के बाद जब नई लोकसभा चुन के आती है उसके दौरान। ये सारी बातें आपको नोट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रेंड, सत्र सेशन क्या होता है और इसकी शुरुआत जो है देखिए फ्रेंड, सेशन की शुरुआत लगभग 11 बजे के आसपास होती है, और 1 घंटा प्रश्नकाल चलता है। तो प्रश्नकाल क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है तो प्रश्नकाल वो होता है जो कि 1 घंटा चलता है। इसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर 1 घंटा चलता है, जिसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि तारांकित प्रश्न क्या होता है और तारांकित प्रश्न क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिस पे स्टार लगे होते हैं,
और ये जो है मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तो मौखिक रूप से जब भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो मौखिक रूप से जवाब भी मिलेगा, और जैसे ही मौखिक रूप से जवाब मिलेगा तो आप उस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी पूरक प्रश्न कहने का मतलब है कि जब भी आपको कोई जवाब मिलता है अब आप संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी आपके जवाब पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न। यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना, इसको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जिस पे स्टार लगे होते हैं और ये मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाब भी मौखिक दिए जाते हैं, और इसमें जो है पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न पे स्टार लगे होते हैं, और तारांकित मतलब तारा, तारा मतलब स्टार यानी स्टार लगे होते हैं। अतारांकित मतलब जिस पे स्टार नहीं लगे होते हैं, और यह लिखित रूप से पूछे जाते हैं। और जब भी आपके लिखित रूप से पूछे जाए तो उसमें कुछ टाइम दिया जाता है। तो टाइम जब दिया जाएगा तो आप वहाँ पे उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, इसका मतलब आप वहाँ पे जो आपके पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछ सकते। तो ये सारी बातें आपको तारांकित और अतारांकित प्रश्न के बारे में आपको नोट कर लेना है। 1 घंटा की चलता है और सत्र की शुरुआत जो है इसी से होता है, प्रश्नकाल से ही। ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें शून्यकाल की, तो शून्यकाल जो है 0 आवर बोलते हैं, और प्रश्नकाल के ठीक बाद इसका शुरुआत किया जाता है। इसमें संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया कि शून्यकाल क्या होता है, और इसका जो है इंडिया, जो आपके भारत की जो मीडिया है, इसकी देन है शून्यकाल की। ये भारत के मतलब ये कहीं से लिया नहीं गया है, और भारत के संविधान में भी इसका जिक्र नहीं है। और इसमें जो है विचार विमर्श किया जाता है, ये जो भी आपका शून्यकाल है, और ये प्रश्नकाल के बाद आता है। सामान्यतः जो है 12 से 1 के बीच ये चलता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लें। तो शून्यकाल आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं गणपूर्ति क्या होती है, यानी कोरम क्या होता है। तो किसी भी सदन की, इसके बारे में हम हालांकि पढ़ चुके हैं कि कोरम क्या होता है। तो किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम संख्या होती है, और वो कितनी होती है, तो 1/10 होती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो न्यूनतम वो संख्या जिसको मतलब किसी कार्यवाही को शुरू करने की आवश्यकता होती है, उसको हम कोरम बोलते हैं, यानी गणपूर्ति बोलते हैं। और कितनी होती है, तो 1/10 होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कितनी होती है कोरम की, तो 1/10 संख्या होती है। और साइन डाई क्या होता है, तो साइन डाई देखिए फ्रेंड, साइन डाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई सत्र जो है स्थगित किया जाता है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सत्र में जो बुलाने और समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है। तो सत्र बुलाने और सत्रावसान, यानी सत्रावसान और सत्राहुत कौन करता है, तो हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा। सत्र बुलाने और सत्र को समाप्त करने की 2 पॉइंट आपको समझ में आएगा। एक होता है सत्र का स्थगन करना। तो सत्र स्थगन कौन करता है, यानी सत्र का स्थगित करना वो कौन करता है, तो आप जानते हो कि जिस सदन में चल रहा हो उस सदन का जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। जैसे कि अगर लोकसभा में चल रहा हो तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है सत्र का स्थगन करते हैं, और अगर राज्यसभा में चल रहा हो तो राज्य के सभापति जो है वो उसको स्थगन करते हैं। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, और यह इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो सत्र जो स्थगित किया जाता है, अगर टाइम पीरियड जो है उसमें बताया जाता है कि मान लीजिए कि आज के लिए, मतलब कल आज के लिए कहा जाए कि आज के लिए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अगर टाइम उसमें पता चले कि हाँ इतने टाइम के लिए जो है कोई सत्र स्थगित किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसको बाद आपको फिर पुनः आना है। जैसे कि कहा गया कि 2 घंटे के लिए आपको सदन को स्थगित किया जाता है, इसका मतलब यह है कि आपको 2 घंटे बाद पुनः आपको आना है। अगर कहे कि 3 दिन के लिए, तो इसका मतलब 3 दिन बाद आपको सत्र को, मतलब कहने का मतलब है कि 3 दिन के लिए स्थगित किया जाता है, तो 3 दिन बाद आपको फिर से सत्र शुरुआत हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें टाइम पीरियड का जिक्र ना किया गया, यानी अनंत काल के लिए कोई सत्र को स्थगित कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं साइन डाई। इसी बात को हम साइन डाई बोलते हैं। तो सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना साइन डाई कहलाता है। कोई इसमें, जैसे इसमें कोई समय का जिक्र ही ना किया गया है कि 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, साल भर, इसके लिए कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं किया। तो अनिश्चित काल के लिए जब भी आपको स्थगित कर दिया जाता है सत्र को, उसको हम बोलते हैं साइन डाई। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और सदन का अध्यक्ष ऐसा करता है। अभी हमने आपको बताया कि सत्र का स्थगन करने का किसको पास अधिकार है, तो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं इसके पास अधिकार है। अगर लोकसभा में चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में चल रहा है तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और नोट करके लिखिए कि हाल ही में 18 सितंबर और 22 सितंबर तक विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है बुलेटिन शब्द क्या है, तो बुलेटिन समय की कमी होने पर बहस को हटाकर सीधा मतदान करवाना बुलेटिन कहलाता है। मान लीजिए कि कोई सत्र चल रहा है और कम टाइम है जिस पे हम बहस नहीं हो पा रही है, और कुछ चीज़ें होती है जिस पे मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पे बहस नहीं होने के बावजूद भी क्या होता है, डायरेक्ट उस पे जो है क्या होता है, मतदान कर दिया जाता है। मतलब ये कि बहस को हटाकर सीधा मतदान करना क्या होता है, बुलेटिन कहलाता है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। तो बुलेटिन जो वर्ड है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि बुलेटिन क्या है, तो बुलेटिन जो है समय की कमी होने के कारण जो है बहस को हटा के सीधा मतदान करवाना। मान लीजिए कि कोई आपका बिल है और
बिल पे है बहस किया जाता है, जो भी आपके लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा सदन हो उसमें बहस किया जाता है। लेकिन अगर टाइम कम हो और उसको लागू करना आवश्यक है तो क्या होता है, डायरेक्ट उस पर वोटिंग कर दी जाती है बिना बहस किए हुए, उसको हम बोलते हैं बुलेटिन। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। एक है आपका एमपीलेट्स, इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है इसका फुल फॉर्म एमपीलेट्स का। और इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी एमपी हैं, सांसद हैं, उनको जो है 5 करोड़ जो है 2 किस्तों में रुपए दी जाती है अपने अपने जो भी आपके एरियाज़ हैं वहाँ पे विकास करने के लिए, वहाँ पे खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं 2 किस्तों में। अगर बात करें लोकसभा एमपी को, तो लोकसभा एमपी जो होते हैं, जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, उनको जो है अपने लोकसभा के जो क्षेत्र होते हैं, यानी जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुन के आए होते हैं, उनमें विकास करने के लिए इनको दिया जाता है जो लोकसभा के एमपी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि एक होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, एक होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक होते हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। जो आपके राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो 12 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कहा जाता है 5 लाख, आप 5 करोड़ रुपये लीजिए 2 किस्तों में, और आप जो है जहाँ से आप चुन के आए हैं वहाँ पे आप विकास कीजिए। मतलब उस क्षेत्र को विकास करने के लिए जो है, जो आपके लोकसभा के जो इलेक्टेड एमपी होते हैं उनको जो है 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। उसी प्रकार से जो राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं, जो आपके निर्वाचित होकर आते हैं, उनको कहा जाता है कि आप जिस राज्य से चुन के आए हैं उस राज्य में आप पूरे राज्य में आप विकास कर सकते हैं, उनके लिए 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। और एक होते हैं जो 12 सदस्य जो होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप 5 करोड़ रुपये लीजिए और आप कहीं भी संपूर्ण के, यानी संपूर्ण भारत में कहीं भी आप विकास कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है। तो जो लोकसभा के एमपी होते हैं इलेक्टेड, वो लोकसभा क्षेत्र का विकास करेंगे जहाँ से वो चुन के आए हैं, वहीं करें। अगर राज्यसभा के जो एमपी होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, वो राज्यसभा में कहीं भी आपके, यानी राज्य में जहाँ से वो चुन के आए हैं, जिस राज्य से वो चुनाव लड़ के आए हैं, वहाँ से जो है राज्यसभा के वो कहीं भी उस राज्य में वो विकास कर सकते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, उनको वो अधिकार है कि वो जो 5 करोड़ रुपया है वो भारत के किसी भी जगह जो है उसका विकास करने के लिए खर्च कर सकते हैं। और ये भी आपको नोट करके लिखना है कि एमपीलेट्स के जो धन होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है, यानी इस साल अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो इसका मतलब है वो आगे अगले साल वैसा खर्च कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और आप जानते होंगे कि जो भी आपके चुनाव के करीब जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं, तो इन्हीं के पैसे खर्च किए जाते हैं, जो कि क्योंकि जो भी आपके लोकसभा, राज्यसभा और जो भी आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं, वो जो है ज़्यादातर पैसे खर्च नहीं कर पाते। जब भी आपका चुनाव आते हैं तो चुनावी जुमले आप सुनते होंगे, तो उन्हीं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके जो भी आपके 5 करोड़ रुपये हैं। तो ये आपका नोट कर लेना है। तो कौन कहाँ खर्च कर सकता है, तो लोकसभा के जो इलेक्टेड होते हैं वो अपने जो जिस क्षेत्र से वो आपके चुनाव जीत के आते हैं, मतलब जिस लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं उनके उस क्षेत्र में करेंगे, और राज्यसभा जो है उस राज्य में करेंगे। और संपूर्ण भारत में कहीं भी जो है आपके 12 नॉमिनेटेड जो राज्यसभा के सदस्य वो कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब देख लेते हैं पंचायती राज का बारे में, और इम्पोर्टेंट है। हालांकि इनके बारे में हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें पंचायती राज की, तो हमने बताया था कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और उसमें 29 विषय जो आर्टिकल 243 लेके 243 ओ तक 16 अनुच्छेद के साथ साथ 29 विषय भी जोड़े गए थे और भाग 9 भी जोड़ा गया था। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो पंचायती राज के जो जिक्र है भाग 9 में अनुसूची 11 में आर्टिकल 243 से लेके 247 ओ तक, जिसमें 16 अनुच्छेद का जिक्र किया गया और विषय जो है 29 जोड़े गए थे। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्थानीय शासन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया है, और ये जो है महात्मा गांधी की अवधारणा पे जोड़ा गया था। ये सारी बातें आपको नोट करना है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन जो है ये किसकी अवधारणा से है, तो जो आपके महात्मा गांधी थे उनकी अवधारणा पे ये लागू किया गया था। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन कौन से समितियां हैं, कब कब लाई गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. तुंगन समिति के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसका डेट वाइज हम पढ़ेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन अगर पूछता है कोई एग्जाम में, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कालानुक्रम इसको लगाइए कि कौन पहले आया है कौन बाद में है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपके बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो हमने बताया कि लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, और
डीपीएसपी में जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 40 आप पढ़ते होंगे, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ये किसकी अवधारणा के अनुसार जोड़ा गया था? तो जो महात्मा गांधी थे उन्हीं की अवधारणा पे जोड़ा गया था अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन के, जिसके बारे में लिखा गया है। और 1957 में हमने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति लाई गई थी। उसके बाद से हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। तो अलग अलग जो भी समितियां हैं उसमें क्या कहेंगे इंपॉर्टेंट हम समितियों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि कौन आपके समिति कब आई थी और कालानुक्रम आप उस समितियों को सजाइए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो बलवंत राय समिति जो थी ये 1956 की है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। तो ये डेट आपको नोट कर लेना कि बलवंत राय समिति कब लाई गई थी, 1957 में। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही गई थी और इसमें इन्होंने और भी कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जाए। तो दो सुझाव दिए थे, एक तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाने की और एक जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण थी। और इन्होंने कहा था कि जो 3 स्तरीय पंचायत राज होगी उसमें जो है एक होगा ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और एक होगा जो आपके खंड स्तर पे आपके मध्यवर्ती स्तर पे खंड स्तर पे जो होगा वो क्षेत्र पंचायत और एक होगा जो आपके जिला स्तर पे होगा जिला पंचायत। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक यानी खंड स्तर पे आपका क्षेत्र पंचायत और एक जिला स्तर पे जिला पंचायत। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में इन्होंने कहा था। तो 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और ये कब की है? तो बलवंत राय समिति जो है 1957 की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात कही गई थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में इन्होंने कहा था। और इन्हीं के आधार पर जो है 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिलों में जो है क्या आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की जाती है और उसके उद्घाटन जो है जो प्रधानमंत्री जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा किया जाता है। तो ये कोई बार क्वेश्चन पूछा है कि सर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपके उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब जो है ये लाया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि नोट करके लिखेंगे कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पहली बार चुनाव हुआ था। इसको ये सारी बातें आपको नोट करनी है। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना और उसको नोट कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पहला आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो अभी हमने बताया कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पे पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो प्रायोगिक तौर पे आंध्र प्रदेश लगाना है। देखिए फ्रेंड्स प्रायोगिक तौर पे पहले जो है आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था, लेकिन जो लागू किया गया था आपके वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पहली बार राजस्थान में। दूसरा जो है 11 अक्टूबर के, देखिए 9 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया था, पहली बार चुनाव किया गया था। तो दूसरी बार जो है आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछे कि प्रायोगिक तौर पे कहाँ लागू किया गया? तो आंध्र प्रदेश, यानी प्रयोग किया गया था, वहाँ पे लागू नहीं किया गया था। लागू जो पूछे तो आपको लगाना है राजस्थान के नागौर जिले में। 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो अभी हमने बताया कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पे पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और अभी हमने बताया कि किस उसमें कौन पीएम थे, उद्घाटन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की उधर की गई थी। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था? अभी हमने बताया 2 अक्टूबर 11 अक्टूबर को। तो दोनों अगर साथ साथ पूछे तो एक राजस्थान लगाना है और एक आंध्र प्रदेश। तो दोनों अगर पूछे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो राजस्थान, दो राज्यों में पूछ रहा है ना, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो 3 क्वेश्चन हमने बताया। पहला क्वेश्चन ये कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री उसमें जो थे उनका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि प्रायोगिक तौर पे सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो प्रायोगिक तौर पे पूछे यानी प्रयोग किया गया था, वहाँ पे लागू करने की कोशिश की गई थी, लागू नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश लगाना है। और दोनों राज्यों में जो है सर्वप्रथम लागू किया था, एक तो 2 अक्टूबर को राजस्थान में के नागौर जिले में और एक 11 अक्टूबर को आपके आंध्र प्रदेश में। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन तो फटाक से आंसर देना। हमने दोनों क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछता है।
नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता समिति। हमने पहला बताया बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में लाया गया था, और अशोक मेहता समिति पढ़ेंगे 1977 में। ये डेट भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि कब का है, कालानुक्रम लगाइए, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करता है। त्रिस्तरीय कौन करता है, तो बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय अगर बात करें तो द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति। और इन्होंने ग्राम और जिला स्तर पे कहा गया था कि ग्राम में ग्राम पंचायत होगा और जिला में जिला पंचायत होगा। जो बीच वाला था ब्लॉक स्तर वाला उसको हटा दिया गया था। केवल दो ही आधार इन्होंने बताया था कि 2 स्तरीय होना चाहिए। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको नोट करना है, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में कहा गया था। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट आपकी जो समिति है वो आपके लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है। इसमें कहा गया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और इसी के उपलक्ष्य में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। और ये भी आपको नोट करना है, जो एलएम सिंधवी समिति है ये कब की है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये है आपका 1986 का एलएम सिंधवी समिति है। और ये जो है इसी के पश्चात जो है संवैधानिक दर्जा की बात कही गई थी। तो तीनों हमने बताया, एक तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, इसमें कहा गया था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कहा था, 2 बातें कही गई थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था के शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए, ऐसा कहा था आपके बलवंत राय मेहता समिति। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आप पढ़ेंगे, 1952 में लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी आपको नोट करना है, 2 अक्टूबर 1952। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब का है, तो 2 अक्टूबर 1952। ये आपका जो पहला पेपर हुआ था यूपीएसआई के, उसमें क्वेश्चन पूछा है 2 अक्टूबर 1952 के आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो आपके बलवंत राय मेहता समिति में 3 पॉइंट आपको नोट करना है। एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ करने की बात कही गई थी, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी आपके बलवंत राय मेहता समिति में। 1957 का है। अशोक मेहता में केवल आपको नोट करना है कि 2 स्तरीय बात कही गई थी इसमें, और कौन कौन से उसमें स्तर थे, तो एक तो आपके ग्राम पे स्तर था और डायरेक्ट जिला, बीच वाला जो है ब्लॉक स्तर को हटा दिया। एलएम सिंधवी हमने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को कहा था कि इन्होंने संवैधानिक दर्जा करने की बात कही थी, और ये 1986 की समिति है। और इन्हीं के उपलक्ष्य बाद जो है आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 लाया जाता है। उसके बाद से 24 अप्रैल जो है 1993 को इसको लागू कर दिया जाता है। संवैधानिक दर्जा इसको मिल जाता है। उसके बाद से भाग 9 जोड़ा जाता है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और आर्टिकल 243 से लेकर 243 यानी 16 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, और इसमें 29 विषय दिए जाते हैं। इस पर आपके सख्ती इसको दी जाती है ताकि इस पर कार्य कर सके। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस वर्ष जो आपके 24 अप्रैल 1973 को जब लागू किया गया था, उसी के 24 अप्रैल के उपलक्ष्य में आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पंचायती राज से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक जगह आप नोट करेंगे यहाँ पे कि कौन सी पहला समिति आई थी। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। हमने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति कब की है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की। दूसरा आप नोट करेंगे कि अशोक मेहता समिति, हमने बताया कि 1977 की। अशोक मेहता समिति बलवंत राय 1957 की हो गई। और फिर आपका तीसरा आपको नोट कर लेना, ये क्रम पूछता है, फिर क्रम आता है पीवी के राव समिति। पीवी के राव समिति जो है 1985 की है। पीवी के राव समिति ये आप नोट कर लेंगे। क्रम पूछता है भाई कि क्रम लगाइए कौन पहले आया है और कौन बाद में है। तो पीवी के राव हमने बता दिया 1985। फिर आता है आपका एलएम सिंधवी समिति 1986, एलएम सिंधवी समिति 1986। और एक आता है पीके थुंगन समिति 1988, पीके थुंगन समिति 1988। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो आपकी पंचायती राज से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन आपके पंचायती राज से समितियां हैं। तो ये आपने बताया कि बलवंत राय मेहता समिति जो 1957, फिर अशोक मेहता समिति 1977, फिर वीके राव जो है आपका पीवी के राव समिति 1985, फिर हमने बताया आपका 1986 में एलएम सिंधवी हो गए, और 1988 में आपके पीके थुंगन समिति। ये सारी बातें आपको नोट करना है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताई थी, आपके अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय बताए थे। और हमने आपको बताया कि जो आपके एलएम सिंधवी है 1986 का, इन्होंने कहा था कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त की जाए, जो आपके पंचायती राज उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ये सारी बातें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है एक 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें आपके नगर निकाय आप पढ़ते होंगे। इसमें भी 3 स्तरीय कहा गया था। एक तो आपके ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि नगर निकाय में जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो आपको नोट करना है जो मद्रास जो है वहाँ पे नगर निकाय सर्वप्रथम लागू किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। हालांकि अभी इसके आर्टिकल के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं,
तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि नगर निकाय की बात किस आर्टिकल में की गई है, और सॉरी किस संविधान संशोधन में कहा गया। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 भाग 9A को जोड़ा जाता है, जिसमें नगर निकाय के बारे में कहा गया था। आर्टिकल अनुच्छेद 243 पी से लेके, जब हमने बताया कि जो पंचायती राज है वो 243 से लेके 243 ओ तक है। तो अब इसके आगे कौन आएगा, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। और अनुसूची 12वीं जोड़ी गई और इसमें 18 विषय दिए गए। और सर्वप्रथम जो है कहाँ लागू किया गया था, जो आपका नगर निकाय है वो कहाँ लागू किया गया था, तो ये भी आपको नोट करें। सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो नगर निकाय व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो आपको नोट करना है वो सर्वप्रथम जो है आपके मद्रास में लागू किया गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अब कुछ आर्टिकल्स के बारे में हम देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ आर्टिकल के बारे में यहाँ से आपको कुछ आर्टिकल जो हम पढ़ चुके हैं फिलहाल में पहले। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसमें जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है उसमें हम पढ़ेंगे 243 और 243A। तो 243 जो आप पढ़ते होंगे, 243 से लेकर 243 ओ तक पढ़ते होंगे ना पंचायती राज की जो अनुच्छेद है, तो उसमें जो 243A जो कहता है, 243A वो कहता है कि ग्राम सभा का परिभाषा क्या होगी और उसका गठन के बारे में प्रदान करता है। और पंचायती राज का जो गठन है और संरचना की जो बात करता है वो 243C में करता है। देखिए फ्रेंड, ए में कहता है कि क्या परिभाषा होगी, कि ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है आपके 243A में। 243C में आपको नोट कर लेना है कि इसमें दिया गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन और संरचना क्या होगी। तो ग्राम स्तर पे हमने बताया कि ग्राम स्तर पे आपकी ग्राम पंचायत होगी, और जो मध्यवर्ती हमने बताया कि आपके क्षेत्र पंचायत होगी, और आपके जिला स्तर पे जिला पंचायत, ये इसकी संरचना है। और 3 स्तरीय हमने बताया कि अभी फिलहाल में चल रहा है, किसके आधार पर लाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। जो आपके पंचायत होते हैं उनके जो अध्यक्ष और जो होते हैं, हालांकि जो प्रधान होते हैं उनका जो है कार्यकाल आप जानते हैं कि 5 साल का होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसमें जो है 29 विषय दिए गए हैं, ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। एक नोट करेंगे आपका 243D, इसमें कहा गया था कि जो आपके महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और 33% आरक्षण यानी 1/3 जो आपका 1/3 आरक्षण परसेंट यानी 33% का आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है 243D में। किसके लिए, महिलाओं और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए। ये 3 हमने बताया अपनी तरफ से, ये इंपॉर्टेंट पूछा है कई बार क्वेश्चन। ये डी वाला तो आपको याद ही रखना है। पहला तो आपको 243 में परिभाषा दिया कि ग्राम सभा का परिभाषा, और सी में इसका गठन और संरचना की बात कहता है। इसका संरचना में बताया कि 3 स्तरीय होगा, और इसका जो है संरचना किस प्रकार से होगी। और डी में हमने बताया कि जो 33% आरक्षण दिया गया। हालांकि जो है कई राज्यों में 50% का आरक्षण भी दिया गया है। किस राज्य में जो है आपके महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण दिया गया है। हालांकि 243 में तो डी में जो है 243D में तो केवल 33% की बात करता है, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड ऐसे पंचायती राज व्यवस्था है जहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 50% दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो BPSC है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कितने % की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में, तो 243D में तो आप कहेंगे 50%। ये सारी बातें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, इसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। तो 243D में ऐसा कहा गया है। 243G की बात करें तो पंचायती जो शक्ति होगी, जो 29 विषय इसको दिया गया, इस पर जो भी आपके विधि बनाने का अधिकार इसको दिया गया, पंचायत को शक्ति, ऐसा 243G में दिया गया है। आप जानते होंगे कि पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए थे, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और 29 विषय पे ऐसा कानून बना सकते हैं, ऐसा शक्ति दिया गया है पंचायती राज को 243G में। 243I की बात करें तो पंचायत जो है राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य जो वित्त आयोग है उसका जिक्र जो है पंचायती राज व्यवस्था में 243I में दिया गया है। आय मतलब इनकम, इनकम मतलब वित्त, तो राज्य वित्त आयोग जो है 243I में। 243K में पंचायत जो चुनाव जो है, राज्य चुनाव आयोग का जो है जिक्र जो है पंचायती राज व्यवस्था में उसमें किया गया 243K में। और अगर बात करें 243ZA की, पहले हम देख लेते हैं 243Y की, तो इसमें नगर निकाय जो है उसके राज्य वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे हमने जो भी बताया आर्टिकल्स आपको नोट कर लेना है। जब पंचायती राज आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको नोट कर लेना है। और 243Y में जो आपके नगर निकाय के लिए जो राज्य वित्त आयोग है उसके बारे में जिक्र किया गया है।
और 243 जेड ए की बात करें तो 243 जेड ए में नगर निकाय के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके बारे में जिक्र किया गया है। यानी राज्य निर्वाचन हम अभी पढ़ा कि जो पंचायती राज में वो कहाँ किए गए तो 243 के में, उसी प्रकार से जो है नगर निकाय के लिए जो राज्य निर्वाचन का आयोग है उसका जिक्र जो है 243 ए में किया गया है। 243 वही में हमने बता दिया कि नगर निकाय के लिए आपका जो राज्य वित्त आयोग है उसका जिक्र किया गया है। और 243 जेड डी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जिला आयोजन समिति का जिक्र कहाँ किया गया है, तो जिला आयोजन समिति का जो जिक्र है 243 जेड डी में किया गया है। इसका काम क्या है देखिए फ्रेंड, जो भी पंचायती स्तर और जो आपका नगर निकाय संबंधित जो भी आपके स्कीम लाए जाते हैं, जो भी योजनाएं लाई जाती हैं उनको जो है समायोजित करने का काम करता है और वहाँ से जो है इसका संचालन किया जाता है जिला आयोजन समिति के द्वारा, जो कि 243 जेड डी में इसका जिक्र किए गए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल जो कि आपके पंचायती राज से और नगर निकाय से संबंधित। देखिए फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके नगर निकाय के बारे में। अभी हमने जो बताया कि 74वें संविधान संशोधन 200 जो भी आपके 1992 के तहत जोड़ा गया है, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने कहा था कि भाग 9A जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें नगर निकाय का जिक्र किया गया, अनुच्छेद 243 से 243 जेड तक इसका जिक्र किया और इसमें 18 विषय दिए गए थे। इतनी बातें तो हम बात कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, नगर निकाय 3 स्तरीय होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। आपका जो बलवंत राय मेहता समिति है उन्होंने भी 3 स्तरीय दिया था आपके पंचायती राज के लिए। उसी प्रकार से जो है एक होता है आपका निचले स्तर पे जो होता है उसको हम बोलते हैं नगर पंचायत, दूसरा जो होता है जो मध्य स्तर पे आता है उसको हम बोलते हैं नगर पालिका परिषद, और जो सबसे बड़ा होता है वो आपका होता है नगर निगम। तो 3 स्तरीय इसमें भी होता है नगर आपका निकाय में, इसमें आपका नगर आपका पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है, नगर निगम होता है। और क्वेश्चन पूछा हमने आपको बताया कि अभी बताया कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वर्तमान में जो चेन्नई है तो उस समय मद्रास था। तो 1687 में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो मद्रास आपको लगाना है। तो सर्वप्रथम जैसे कि अभी हमने बताया कि नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिला में जो सर्वप्रथम लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, उसी प्रकार से जो है अगर नगर निकाय पूछे सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था तो वो आपको नोट कर लेना है कि नगर निगम सर्वप्रथम जो है मद्रास में लागू किया गया था 1687 में। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। ये सारी फैक्ट आपको नोट कर लेना है। और किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये सारी बातें हम नोट कर चुके हैं। और इसी में एक और पॉइंट नोट करेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 हमने पढ़ा था, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, उसमें हमने कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, जिसमें एक हस्तांतरित विषय था और एक आरक्षित विषय था। तो आरक्षित विषय जो था उस पर जो है गवर्नर का तो अधिकार था, तो गवर्नर का अधिकार जो है आरक्षित विषय पे था, और जो आपके गवर्नर के साथ साथ जो भारतीय लोग थे उनका जो अधिकार था जिसमें हस्तांतरित विषय था। तो जो पंचायती राज जो था उस समय जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था उसमें पंचायती राज को व्यवस्था को जो कहाँ लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को जो है हस्तांतरित विषय में रखा गया था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है हस्तांतरित विषय को जो है राज्य सूची में रख दिया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो अभी जो है आपके फिलहाल में राज्य सूची का विषय है। ये सारी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और 1935 के जो 1919 का अधिनियम है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, और 1935 के तहत इसको जो है जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसको जो है इसमें राज्य सूची में डाल दिया गया। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने आपको अपनी तरफ से बताया है, तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। कल हम जो है पढ़ने वाले हैं आपके जो भी आपके आपातकालीन है और भी इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम कल के क्लासेस में पढ़ेंगे। और कल जो है आपका पॉलिटी की आखिरी क्लास होगी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जितने भी पॉइंट हमने आपको समझाएं आपको समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।